अति महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। विषय है निबंध। निबंध के बारे में आप ये कहिए कि यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी किसी का भी कोई भी एग्जाम हो, अगर यूपीपीएससी पैटर्न ही देखें तो 150 नंबर में आपको 150 नंबर का निबंध है, पेपर होगा 150 नंबर का, जहां पर 50, 50 और 50 तीन निबंध आपको लिखने हैं 50-50-50 के। अगर किसी भी बच्चे से ये पूछा जाए कि उसने पेपर फर्स्ट की तैयारी कितनी की, अनाप शनाप 200-300 प्रश्नों का उत्तर आपने लिखे हैं, फिर आप पेपर देने जा रहे हैं, 20 प्रश्न आएंगे वहां। उन 20 प्रश्नों के लिए आपने महीनों बहुत सारी किताबें खरीदी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तब आप वो पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर रोल देखें आप तो 150 नंबर के दो चीजें हैं, 150 नंबर का निबंध और 150 नंबर की हिंदी। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जहां आप अगर आप देखें तो निबंध में भी आप 120 स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी में 110 प्लस, यहाँ इसलिए कारण है इसका कि 110 प्लस 120 तक भी जाती है गाड़ी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे ना व्याख्या है और ग्रामर पोर्शन तो आप अच्छा कर ही देते हैं, वहां अधिक नंबर आ जाते हैं, लेकिन व्याख्या में नंबर कट जाते हैं, तो 110 नंबर लाए जा सकते हैं। जीएस में नंबर बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, 50 नंबर से ऊपर जाना है 200 में से, तो बहुत मेहनत है। लेकिन अगर आप निबंध का पेपर देख रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं 75 नंबर ही मिले, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो कम से कम 10 नंबर आपके निबंध में बढ़ जाएंगे। टॉपिक है निबंध। देखो यहाँ पे ये समझो, ने ज्यादातर ने का ने उपसर्ग है, इसका मतलब हम करते हैं बिना, सामान्यतः अर्थ इसका बिना लगाते हैं। लेकिन यहां पर जो ने है, ने उपसर्ग है, इसका मतलब है साथ। ने धन बंध, ने धन बंध, साथ में बंधनों से, मतलब निबंध वह लेखन शैली है जहां पर बंधन जुड़े हुए हैं। किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण स्वरूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। ये लाइनें मैंने दे दी हैं। इसके बाद कुछ जो विशिष्ट लेखक रहे हैं हिंदी में, उनके अनुसार निबंध को देखते हैं। पहले निबंध कंसेप्ट मैंने क्या बताया, नी और बंध। यहां नी का है साथ, जो बंधनों के साथ है, अर्थात क्रमबद्धता निबंध का एक आवश्यक तत्व है। यह क्रमबद्धता कहीं भी नहीं टूटनी चाहिए निबंध के संदर्भ में। एक जो साहित्य वाला पहला पोर्शन है वहां पर आप देखिएगा, साहित्य संगीत, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो मनुष्य कला के विहीन है, संगीत के विहीन है, वह एक पशु के समान है। कैसा पशु? न तो जिसके विषाण का मतलब वहां होता है सींग, विषाण का मतलब क्या है, सींग, और पुच्छ का मतलब पूंछ। तो पूंछ के बिना पशु और सींगों के बिना पशु वाला, सींगों के बिना पशु की तरह प्रतीत होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कला का नहीं है। उसी क्रम में यहां एक और परिभाषा हम देखते हैं, पंडित श्याम सुंदर दास जी की, पंडित श्याम सुंदर दास जी की। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण, पांडित्यपूर्ण का यहां मतलब है बुद्धिमानी पूर्वक, पांडित का यहां मतलब है बुद्धिमानी पूर्वक विचार किया गया हो, पंडित श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। इसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन्हीं की, जब तक आप निबंध का कंसेप्ट नहीं समझेंगे आप अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। आपके आएंगे 80 नंबर 150 में से, आपके आते होंगे 85 नंबर, आपके 75 भी आते होंगे। अंग्रेजी माध्यम वाले भी बच्चे हैं और हिंदी माध्यम वाले भी बच्चे हैं, लेकिन आप तब माने अपने आप को जब आप कम से कम 100 प्लस 100 प्लस ला रहे हो निबंध में। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आप इसे समझिए, जो कवि हैं उनके लिए गद्य लिखना थोड़ा कठिन होता होगा। इसी प्रकार यहां अगर समझें तो जो गद्य लिखते हैं उनके लिए भी एक कसौटी है, परख है। क्या? निबंध लिखना। इसका मतलब निबंध लिखना
थोड़ा गद्य लिखने से भी कठिन है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे। आगे आ जाइए। निबंध शब्द ने धन बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात बंधनों से युक्त, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध लिखी गई हो निबंध कहलाती है। ने इसमें उपसर्ग है, जिसका मतलब समूह भी होता है, बंध भी होता है और पठता भी होती है। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। संपूर्ण बॉडी के बारे में, निबंध के पूरे चरित्र के बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। निबंध वह सीमित आकार वाली रचना है। देखिए जितने भी निबंध पढ़े होंगे आपने, 3-4 पेज में लगभग खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि महाकाव्य की तरह निबंध नहीं लिखे जा सकते, कहानियों की तरह निबंध नहीं लिखे जा सकते। निबंध एकांकी भी नहीं होता है। निबंध वह सीमित आकार वाली रचना है जिसके अंतर्गत किसी विषय का वर्णन, स्वच्छता, निजीपन। ये निजीपन क्यों है? देखिए ये निजीपन इसलिए है, किसी दूसरे के विचार ज्यों का त्यों उठा के मत रखो। अपने भाव, अपने विचार, अपनी बुद्धि, आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा, आप क्या जानते हैं, आपके विचार क्या हैं, इन सब बातों का वर्णन आप करेंगे जब आप निबंध लिख रहे होंगे। सजीवता। अब देखिए सजीवता क्यों आवश्यक तत्व है? आप निबंध लिख रहे हैं, पाठक हमारे बोर हो रहे हैं, उन्हें आनंद ही नहीं आ रहा है, आपकी जो भाषा है आपने ऐसी क्लिष्ट इस्तेमाल कर ली है कि उनकी क्षमता से परे है। अच्छा, हिंदी भाषी पाठक हैं और आप अंग्रेजी के शब्दों का निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू अल्फाज भी कभी कभी बीच में ले आते हैं जो उनकी भाषा के कौशल से परे होता है। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कठिनाइयां आपको भी अभी आ रही हो। तो इस प्रकार से निबंध में सजीवता नहीं बचती है। सजीवता एक और तरीके से, बात वो कहिए, बात वो समझाइए जो सबके समझने योग्य हो, अर्थात सूक्तियों का प्रयोग कीजिए, कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा बताइए, वह जिससे कि हमारा श्रोता या पाठक परिचित हो, तब बेहतरीन आएगा। यह काम आपको अपने निबंध में करना है। आगे चलते हैं। अब पढ़ने की दृष्टि से क्या किया गया, निबंध को हमने एक बंटवारा कर लिया पढ़ने की दृष्टि से। सबसे पहले जो हेडिंग हम लिखते हैं वो लिखते हैं, देख 10वीं आप कर रहे हैं, 12वीं आप कर रहे हैं, तब आप ये हेडिंग डाल सकते हैं प्रस्तावना। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आरओ अपर, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है वहां आपको ये प्रस्तावना, ये हेडिंग नहीं लिखनी है। आप एक बात कीजिए, ये यहां ये समझिए 50 नंबर का एक निबंध है, ठीक है, 50 नंबर का। इस 50 नंबर को 3 जगह बांटिए आप। 10 नंबर आप सीधा नंबर बांटिए, जो 10 नंबर है वो प्रस्तावना के हैं, 10 नंबर है वो उपसंहार के हैं, 30 नंबर की बीच की पूरी बॉडी है निबंध की। 10 नंबर किसके हैं? प्रस्तावना के। अब प्रस्तावना वास्तव में जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं, जिस विषय से आप अपने पाठकों को रूबरू कराएंगे, उसके बारे में समझाना है, उसके बारे में बताना है, उसका परिचय कराना है। जैसे लोकतंत्र के ऊपर, या भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, निबंध है, तो पहले आप लोकतंत्र बताएंगे। लोकतंत्र की कोई परिभाषा किसी राइटर के अनुसार होगी, वो लिखेंगे। तब लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए तब निबंध को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तावना के माध्यम से निबंध लिखने वाला, प्रस्तावना के माध्यम से निबंध लिखने वाला जो टॉपिक, जो विषय उसने निबंध लिखने के लिए लिया है, उससे परिचय कराता है अपने पाठकों का। इसमें आप जितना इसे आकर्षक बना सकते हैं, सहज भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात पूरी हो जानी चाहिए। प्रस्तावना को अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। बहुत ये नहीं कि आपका कुल मिला के 500 शब्द का निबंध है तो भटकिए मत, 100 शब्दों में आप प्रस्तावना पूरी कर लीजिए। वही 500 शब्दों में निबंध लिखना है तो मैंने कहा 10 नंबर की प्रस्तावना है तो 100 नंबर दे दो, 100 शब्द दे दो आप प्रस्तावना को, 100 उपसंहार को, और 300 में मेन बॉडी बांट लो। भागना नहीं है, मतलब बंधनों से युक्त ही रहना है निबंध लिखते समय। अब एक और बड़ी बात यहां सामने आती है, बच्चे पूछते हैं
ये प्रस्तावना वहां लिखनी है कि नहीं? अरे 10वीं 12वीं थोड़ी नहीं कर रहे हो, वहां नहीं लिखनी, एग्जाम में नहीं लिख के आना ये प्रस्तावना है, उपसंहार है, नहीं करना है। आगे ये है विषय की प्रस्तुति। ऊपर वाले क्रम में जहां हमने प्रस्तावना लिखी थी, कोई प्रसिद्ध कविता, जैसे साहित्य वाला कवि आ जाए, तो मैंने अभी आपको बोल के बताया था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना, आप बोल सकते हैं इसे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, केहि विद नार सृजी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तुलसीदास जी की ये रचना प्रयोग कर सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त की 2 लाइनें हैं, वो भी मैं बोल देता हूं। केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये लाइनें जहां भी मिले इन्हें स्टोर करो, जहां आपकी पढ़ने की टेबल है उसके सामने चिपका लो। और एक और बड़ी बात थी, जाति पात, अगर यही बात सामाजिक उत्थान में प्रयोग करनी हो, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अगर साहित्य संस्कृति जोड़नी हो आपको, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये लाइनें हैं, चाहे तुलसीदास जी की हो, चाहे कबीरदास जी की हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त जी की हो, चाहे सूक्तियां हो, संस्कृत भाषा की कोई चीज हो। एक बात यहां पे आपको विशिष्ट ध्यान रखनी है, इस पूरी बॉडी में विषय की प्रस्तुति में क्रमबद्धता नहीं भूलनी है। दूसरा, किसी जैसे आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो 1-2 शब्द हिंदी का, कोई कोटेशन हिंदी की इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हिंदी के शब्द इस्तेमाल ना करें अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो। और हिंदी में लिख रहे हैं तो इसी प्रकार वहां भी है कि हिंदी के ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। क्रम में स्पष्टता एवं सहजता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सूक्तियों, उदाहरणों, कहावतों से अपनी बात पुष्ट करनी चाहिए। नए विचार, यहां एक और टॉपिक है कि जब हम कोई नया विचार लिख रहे हैं, जैसे आपने बॉडी आ गई निबंध की, उसमें हमें लिखना है अब, तो नया थॉट्स कोई हमारे मन में आया, छोटे छोटे पैराग्राफों में लिखेंगे, और नया थॉट्स अगर आ रहा है तो उसे नए पैराग्राफ से शुरू करेंगे, बिल्कुल नए पैराग्राफ से। पैराग्राफ जो है वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। ये 10 नियम और हैं, उन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। उपसंहार, वास्तव में हम जो शुरुआत करते हैं या निबंध लिखने की बेसिक, या ये कहिए बेसिक समझ हमारे अंदर आती है, तब हम यह समझ लेते हैं कि उपसंहार में निचोड़ दे देना है कि ये करना है। नहीं, सारांश आप बता सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को मजबूर कीजिए कि आपके पास जो व्यूज हैं, आपके पास जो विचार हैं, आगे की राह क्या है, किस प्रकार इस क्षेत्र में और आगे प्रयत्न किए जा सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, हम आगे कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सब बातों का वर्णन करेंगे उपसंहार में। ये 10 बातें और समझ लीजिए, बिंदुवार हैं। अगर आप इनका चुनाव करते हैं तो आप 100 नंबर से ज्यादा पहुंच जाएंगे। कहां पर? निबंध लेखन में। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि निबंध का चुनाव जो हो वो बहुत सोच विचार करके, पहले झटके में आपको दिखा, कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आए, टॉपिक आ गया, कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आए, तब आप उस सब्जेक्ट का, उस विषय का चयन कर लें। पहले ये समझ लें कि ये मुझ पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ठीक से आ रहा है, इसके बारे में मेरे पास विचार हैं, कुछ अच्छी टॉपिक्स पे, कुछ सूक्तियां, कोई कविता, कोई शायरी मेरे पास है, तब मैं इसमें आगे बढ़ूं। जैसे साहित्य का है तो आप सह हितकर इत साहित्य, प्रेमचंद को ले आइए, कबीरदास को ले आइए, तुलसीदास को ले आइए, यह बड़ा अच्छा टॉपिक बन जाता है। शीर्षक का पल्लू पकड़कर चलें, यह शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। एक बात विशिष्ट याद रखिए कि क्रमबद्धता और टॉपिक से नहीं हटना है। आपने विज्ञान के आविष्कार चुना तो बस विज्ञान के आविष्कारों की बात कीजिए, उसके प्रयोग दुरुपयोग की बात कीजिए, साइड में हटके कहीं मत जाइए। मतलब टॉपिक जो है, शीर्षक है, उसका पल्लू पकड़कर चलना है। और देखिए, मेंस के जो प्रश्नों के उत्तर आप लिख रहे हो वहां भी यही बात समझ लीजिए। कविता, श्लोक, सूक्ति, मुहावरे, कहावत का प्रयोग तर्क की पुष्टि करने के लिए करें, जरूर करें। एक बेसिक गलती और बच्चे कर देते हैं कि ये जब वो पढ़ रहे होते हैं
तब उन्हें यह समझा दिया जाता है व्याकरण उतनी मायने नहीं रखती। किसी भी प्रकार की परीक्षा में, चाहे 10वीं स्तर की हो, 12वीं स्तर की हो, हिंदी भाषा में, किसी भी भाषा में व्याकरण बहुत मायने रखती है। व्याकरणबद्ध भाषा का प्रयोग करें, ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि वो वास्तव में जो आपके अध्यापक हैं वो इतने निपुण हैं कि आपकी गलतियां दूर से ही दिख जाती हैं कि अंक की बिंदी आगे लगेगी कि पीछे लगेगी। संग, ग पे बिंदी लगा दिया, वो दूर से ही दिखेगी, उस पर रेड लाइन कर देंगे। तो व्याकरणबद्ध भाषा का प्रयोग आपको करना है, बहुत अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग न्यूनतम करें, ये मैं बता चुका हूं। मैंने कहा था ना, क्रमबद्धता निबंध की सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर आगे होकर ही निबंध ऊपर चलेगा, ऊंचाइयों की ओर पहुंचेगा। प्रस्तावना को आकर्षक एवं सहज बनाइए, छठवां बिंदु है, प्रस्तावना को बहुत आकर्षक बनाना है और सहज बनाना है। कविताओं, सूक्तियों आदि को, यहां एक और बात थी, ये मैंने कई निबंधों में देखा कि बच्चे पूरे निबंध को अंडरलाइन कर देते हैं, बच्चे पूरे निबंध को ही अंडरलाइन कर देते हैं। आपको यहां समझना है, पूरे निबंध को अंडरलाइन नहीं करना है। कोई अच्छी कविता, कोई डाटा है आपका, कोई आंकड़े, किसी रिपोर्ट के अनुसार कोई स्थान है भारत का या उत्तर प्रदेश का, तब आप वो चीज अंडरलाइन करेंगे, पूरा निबंध अंडरलाइन नहीं करना है। मुख्य भाग को छोटे छोटे गद्यांश में बांटकर लिखें, व्याकरण संबंधी त्रुटि ना करें। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दो चीजें और हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी आदि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चार्ट, डायग्राम आदि का प्रयोग आवश्यक नहीं है। देखिए मैं समझा देता हूं, यहां आपको यह समझना है कि एक निबंध में बहुत अधिक चार्ट नहीं होने चाहिए, वह गद्य लेखन की शैली है। प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, कहीं बहुत ज्यादा जरूरी आपको लग रहा है, जैसे शिक्षा के बहुमुखी प्रक्रिया है, तब बहुमुख आपको दिखाने हैं, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डायग्राम से भर न दें निबंध को, क्योंकि गद्यांश की शैली आपकी देखी जाएगी। वो निबंध पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि डायग्राम को चेक करने के लिए। डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक आवश्यक हो तब। उपसंहार में संबंधित विषय पर भविष्य के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करें। सरकारी प्रयासों का उल्लेख किया जा सकता है। उक्त परीक्षाओं में टाइटल डालना, जैसे प्रस्तावना, उपसंहार, यह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ निबंध भी मैं आपको दूंगा एक दो बार लिखने के लिए, और एक कविता जो आपके पास प्रस्तुत है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो मैथिली शरण गुप्त जी के नाम से प्रचलित है, उसे आप अपडेट करेंगे। अपने यहाँ गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी डाल लेंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। क्या नाम लिखेंगे? गया प्रसाद स्नेही जी, गया प्रसाद स्नेही जी, ये नाम आप वहां लिख लेंगे। ये उनकी कविता है। आगे जब आपको जरूरत पड़े तो उनके नाम से ही लिख के आना। आगे का अगली वीडियो में दूंगा आपको, तब तक चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।